ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग रिसर्च पढ़ चुके थे और रिसर्च का आर्टिकल और थीसिस के बारे में हम लोग जान चुके थे। ठीक है, आज हम लोग रिसर्च के टॉपिक्स को और आगे बढ़ाते हैं और आप आज के सामने नया टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। रिसर्च में आईसीटी का यूज, आईसीटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब आज के डेट में हर चीज में, पढ़ाई में, टीचिंग में भी अपन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। वैसे रिसर्च जब आप करते हो तो आप टेक्नोलॉजी का क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। जैसा कि आप पता है, आप लोग को रिसर्च अगर करना है तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? सैंपल की जरूरत पड़ती है, डाटा कलेक्शन की जरूरत पड़ती है, डाटा को एनालिसिस करना पड़ता है। तो पुराने टाइम पे डाटा वगैरह जो एनालिसिस होता था, डाटा जो कलेक्शन होता था, वो फिजिकली हम जाकर कलेक्ट करते थे, मतलब ऑफलाइन मोड पे कलेक्ट करते थे। लेकिन जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम लोग क्यों पुराने जमाने का यूज करें, काहे अपना टाइम पास करें? तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अब जो है समय क्या हो चुका है, बदल चुका है। आईसीटी का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो? जो रिसर्च पैटर्न है उस रिसर्च के काम को आप आईसीटी का यूज करते हुए, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो? उसका यूज कर सकते हो। जैसे डाटा कलेक्शन के लिए आप अलग तरह के एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो, डाटा के एनालिसिस के लिए अलग प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, एंड कंक्लूजन निकालने के लिए, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह के लिए भी अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं आपके पास? टूल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो यही सब चीजों को अपन बात करेंगे आईसीटी इन रिसर्च। ठीक है, तो कौन कौन से एप्लीकेशंस है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पूछ देगा कि भाई डाटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से जो एप्लीकेशन है वो काम आते हैं, या डाटा कलेक्शन के लिए कौन सा एप्लीकेशन काम आता है, या डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन काम आता है, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन काम आता है। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करता है? पूछता है। ठीक है, तो ये आपके सामने अवेलेबल है। देखो मीनिंग क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का मतलब होता है जैसे डाटा कलेक्शन करना, डाटा को एनालिसिस करना, स्टोरेज करना, डिसिमिनेशन करना। डिसिमिनेशन मतलब होता है डाटा का फैलाव वगैरह करना, डाटा को फैलाना, ये सारी चीजें इसमें आती है। मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम रिसर्च को क्या करते हैं? रिसर्च वर्क करते हैं। और आज की डेट में यही होता है। कल को आप जब पीएचडी करोगे तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए सारी चीजों को आप कर सकेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन यूजेस ऑफ रिसर्च, रिसर्च में कौन कौन से एप्लीकेशन यूज होते हैं ओवरव्यू ले लेते हैं अपन लोग। जैसे कि डाटा कलेक्शन, अगर आपको डाटा कलेक्शन करना है तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ऑनलाइन सर्वे हो गया, गूगल फॉर्म्स आप होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, सेंसर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये होता है। जैसे स्टूडेंट लोग आजकल तुमने देखा, कई बार तुमको गूगल फॉर्म्स आते हैं, कई स्टूडेंट्स तो आप लोग को भेजते हैं कि भाई ये गूगल फॉर्म भर दो और सबमिट कर दो। तो ये क्या है? डाटा कलेक्शन करने का तरीका ऑनलाइन मोड पे। डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, डाटा को स्टोर करके रखना और उसका मैनेज करके रखना उसको। तो डाटा को स्टोर करने का तरीका क्या है? डिजिटल डाटाबेस, क्लाउड स्टोरेज, एक्सेल, एसपीएसएस, ये सब क्या है? ये सब टूल्स है, ये सब एप्लीकेशंस है। डिजिटल डाटाबेस, क्लाउड स्टोरेज और एक्सेल और एसपीएसएस, ये सब डाटा को स्टोर करने का क्या है? एप्लीकेशंस है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं। फिर है बच्चों डाटा एनालिसिस, क्या है अगला? डाटा एनालिसिस, डाटा को एनालिसिस करना। डाटा को एनालिसिस कैसे करते हैं आप लोग? ग्राफ के थ्रू, परसेंटेज के थ्रू, चार्ट के थ्रू, ये सब डाटा क्या करते हो? एनालिसिस करते हो, कि डाटा को देखते हो, कि कंपेयर करते हो एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ। तो ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे इसका नाम क्या है? स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, ग्राफ, चार्ट, डाटा माइनिंग, ये एप्लीकेशन टूल्स होते हैं। ठीक है, जिससे आप क्या कर, जैसे इसके में एसपीएसएस में करे कोरिलेशन टेस्ट करना, एक्सेल में ग्राफ बनाकर मार्क्स का एनालिसिस करना, ये सब डाटा एनालिसिस में काम आते हैं। लिटरेचर रिव्यू, जैसे लिटरेचर रिव्यू बोला था ना मैं तुम लोग को, कि जैसे मान लो अगर आपको रिसर्च करना है तो पहले से कोई ऑलरेडी किसी ने रिसर्च कर रखा है उस टॉपिक पे, तो उसके जर्नल्स को पढ़ना या उसके की थीसिस को पढ़ना, ये सब किस में आता है? रिव्यू द लिटरेचर। अब आज के जमाने में कहाँ, पहले के जमाने में क्या होता था? लाइब्रेरी चले जाते थे, बुक से पढ़ते थे, बुक खरीद के पढ़ते थे। लेकिन अब आपके पास ये सब ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, मतलब रिसर्च रिव्यू के। तो आप ऑनलाइन जर्नल्स, ई बुक्स, रिसर्च, ये पोर्टल, ये सब में जाकर, रिसर्च पोर्टल में जाकर आप क्या कर सकते हो? ये सब डाटा को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, सब बुक्स को आप लोग। क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे इसके कुछ नाम है एप्लीकेशन, जैसे रिसर्च गेट, जेएस स्टोर, गूगल स्कॉलर से प्रीवियस स्टडी कलेक्ट करना होता है, ये सब चीजें होती है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कई बार हमको क्या होता है, रिसर्च करने के लिए अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ या टीचर को, स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है, बातचीत करना होता है। तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ईमेल वीडियो आपको करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, क्लाउड शेयरिंग करना है, तो ये सब चीजें आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, इसके थ्रू। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, जैसे आपने कोई फाइंड्स किया है और उसको प्रेजेंट करना है आप किसी के सामने। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने पूरे डाटा को, तो अगर आपको प्रेजेंट करना है तो आप पावर पॉइंट का यूज कर सकते हो, स्लाइड के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स का यूज करते हो, डैशबोर्ड्स का यूज करते हो। ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो रिसर्च फाइंडिंग को बताने के लिए होते हैं। और अगला होता है सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। कई बार सिमुलेशन और मॉडलिंग का मतलब क्या होता है?
कुछ चीजें अगर अपन को एक्सप्लेन करनी है तो उसका एक हमको आर्टिफिशियल क्या करना पड़ता है, एक आर्टिफिशियल एक चार्ट बनाकर या आर्टिफिशियल पिक्चर बना के उसको क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। उसको बोलते हैं सिमुलेशन। क्या बोलते हैं? सिमुलेशन बोलते हैं, यानी कि मॉडलिंग। तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक मॉडल समझाना है या पॉपुलेशन ग्रोथ समझाना है, उसका एक डायग्राम बना के तो इसके थ्रू अपन कर सकते हैं। चलो, तो आईसीटी के एडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहला ये है कि ये फास्ट होता है और टाइम सेविंग होता है, आपका समय बचाता है, फास्ट होता है, घर बैठे आप सारी काम कर सकते हो, आपको मतलब फील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। डाटा एक्यूरेट और सिक्योर होते हैं। डाटा क्या होते हैं? एक्यूरेट हो तो क्या होते हैं? सिक्योर होते हैं। इसके अलावा लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, कम्युनिकेशन करना बड़ा क्या हो जाता है? इजी हो जाता है ना। एंड देन लार्ज डाटा सेट्स को इफिशिएंटली एनालिसिस कर सकते हैं। अगर डाटा बहुत ज्यादा बड़ा है और उसको एनालिसिस करना है तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एप्लीकेशन खुद ब खुद क्या कर देता है, वो एनालिसिस करके आपको दे देता है, ठीक है। रिसर्च आउटपुट को विजुअली अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसे रिसर्च में आउटपुट होते हैं जो विजुअल आउटपुट होते हैं, जिसको चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू आपको दिखाना पड़ता है, तो बहुत इफेक्टिव तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से आप क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। जैसे पुराने जमाने में ग्राफ बनाते थे तो सब ग्राफ एक जैसे दिखता था, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन अब कलरफुल है, हर मतलब टॉपिक को या हर कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अलग अलग कलर में क्या कर देते हो, डिफाइन कर देते हो, जो आसानी से हमको क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत है? ओके, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे डाटा कलेक्शन है, गूगल फॉर्म का यूज कर सकते हो। डाटा एनालिसिस के लिए एसपीसी एसपीएसएस का यूज कर सकते हो। डाटा के एनालिसिस के लिए कोरिलेशन या रिग्रेशन देखने के लिए, लिटरेचर रिव्यू के लिए गूगल स्कॉलर का यूज कर सकते हो। रिसर्च गेट पेपर्स का यूज कर सकते हो। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा पता है इस क्वेश्चन में? लिटरेचर रिव्यू के लिए कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं, तो आप इसमें से चूज करके बता सकते हैं। गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट पेपर जो होते हैं वो लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड होते हैं। डाटा एनालिसिस एसपीएसएस होते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी विद चार्ट्स और ग्राफ। कोलैबोरेशन के लिए जूम कॉल और गूगल मीट वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं, क्लियर हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या है इसका मतलब? आईसीटी का यूज का मतलब क्या हुआ है? आप रिसर्च में टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। मतलब डाटा कलेक्शन, डाटा के एनालिसिस के, प्रेजेंटेशन के, फाइंडिंग्स के लिए, रिव्यू द लिटरेचर के लिए आपको क्या क्या यूज करते हो आप? आईसीटी टूल्स आप यूज करते हैं, एप्लीकेशन टूल्स वगैरह यूज करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे आईसीटी टूल्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कौन कौन से आईसीटी टूल्स होते हैं? अभी तक ओवरव्यू देखा हम लोगों ने। आईसीटी टूल्स कौन कौन से होते हैं, क्या काम किसके किसके काम आता है? पहला डाटा कलेक्शन टूल्स। पहला क्या है बेटा? डाटा कलेक्शन। अगर आपको कल को पीएचडी करने जाओगे और आपको डाटा कलेक्ट करना होगा तो आप ये सब टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे गूगल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, ऑनलाइन सर्वे और क्वेश्चनरीज के लिए काम आता है, ठीक है। ऑनलाइन पुलिंग टूल्स, ऑनलाइन पुलिंग करा लो, जिसके लिए मेंटीमीटर और कहोट काम आता है। समझ में आ गया? पुलिंग, ऑनलाइन पुलिंग करने, पोलिंग होता है ना जो पोल करने के लिए, उसके लिए मेंटीमीटर और कहोट है। क्वेश्चन डायरेक्ट बना एग्जाम में इससे कई साल तक, ठीक है। उसमें पूछा है कि डाटा मतलब ऑनलाइन पोलिंग के लिए या डाटा कलेक्शन के लिए मेंटीमीटर इस्तेमाल होता है, कहोट इस्तेमाल होता है, दिमाग में बैठा लेना, सब पता चलना चाहिए। डाटा कलेक्शन के लिए कौन सा टूल आता है, डाटा एनालिसिस के लिए कौन सा टूल है, डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सा टूल है, ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए कौन सा टूल है, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेंसर और आईओटी डिवाइस। आईओटी मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस। साइंस एक्सपेरिमेंट में डाटा कलेक्ट करना होता है, जैसे कोई साइंस एक्सपेरिमेंट है उसके लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए आईओटी डिवाइसेज और सेंसर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक बात? बैठा दिमाग में चीजें, ठीक है। अब बारी आती है डाटा स्टोरेज और मैनेजमेंट टूल्स। मतलब ऐसा टूल्स जो डाटा को स्टोर करके रखना और क्या करना, मैनेजमेंट करना, उसका क्या करना, मैनेजमेंट करना। तो देखो, डाटा को स्टोर करना या मैनेजमेंट करने के लिए एक्सेल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एमएस एक्सेल, गूगल शीट जो डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखता है, क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ये सब डाटा को सेफ तरीके से आपको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है पहले से। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे एमएस एक्सेस, एमएस एसक्यूएल, ये सब एप्लीकेशंस है जो डाटा को मैनेज करके रखते हैं। क्लियर हुआ बात आप लोगों को? ठीक है। डाटा को एनालिसिस करने के टूल्स। एनालिसिस मतलब क्या होता है? जैसे दो डाटा के बीच में वेरिएशन देखना है, कोरिलेशन देखना है, रिग्रेशन देखना है ना। तो डाटा को एनालिसिस करना होता है परसेंटेज के थ्रू, मीन के थ्रू, मीडियन के थ्रू। तो वो डाटा एनालिसिस टूल्स होते हैं। जैसे कौन कौन सा टूल होता है? जैसे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर कौन कौन से है? एसपीएसएस है, आर है, सेस है। ये कोरिलेशन और रिग्रेशन और एनोवा टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? कोरिलेशन, रिग्रेशन और एनोवा टेस्ट करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन सेट करते हैं। ग्राफिक टूल्स जो होते हैं जैसे एमएक्स एक्सेल, टेब्लियो, ये चार्ट और ग्राफ प्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। डाटा माइनिंग के लिए मशीन लर्निंग टूल्स वेका और पाइथन इसके लिए काम आता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये सब चीजें होती। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देन नेक्स्ट आता है बच्चों लिटरेचर रिव्यू एंड रेफरेंस टूल्स। लिटरेचर रिव्यू और रेफरेंस टूल किसको बोलते हैं? लिटरेचर बताओ।
हाँ, जो पहले से बुक्स वगैरह होते हैं ना, जिसको पढ़ के आप अपना नॉलेज को बढ़ाओगे। भाई कोई चीज में रिसर्च करना, जब तक आप उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा आपको प्रॉपर, तब तक उसके बारे में कैसे रिसर्च करोगे? तो आपको उससे रिलेटेड कुछ पढ़ाई वगैरह करनी ना, तो उसके लिए रिव्यू द लिटरेचर देखना पड़ेगा। तो पुराने टाइम पे लाइब्रेरी जाते थे, बुक्स खरीद के लाते थे। अब क्या है, गूगल में सब कुछ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो कौन कौन से टूल में आपको ये सब चीजें मिलेंगी? गूगल में मिलेगी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वहां ज्यादा अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे कि क्या क्या है, ऑनलाइन लाइब्रेरीज और जर्नल्स, ऑनलाइन लाइब्रेरी और जर्नल्स, जैसे कि आपका जेस्टोर, जेस्टोर, गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, ये सब ऐसे टूल्स है, ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर आपको बहुत सारे ई कंटेंट आपको अवेलेबल मिलेंगे आपके रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मेंडले, जोटेरो, एंड नोट, ये सब किससे रिलेटेड है? लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड है। समझ में आ गया? ये सब आपको याद रखना है, ये रट्टा रट्टा मारने वाली चीज है, वो पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पीवाईक्यू करोगे ना जब बार बार, वो दिमाग में बैठने लगेगा आपको खुद। यार ये हो सकता है, ये तो डाटा, जैसे होता है ना कई बार एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे आपको दिमाग में आ जाएगा, ये जो यार ये जो है एसपीएसएस तो डाटा एनालिसिस के लिए काम आता है, तो ये तो भाई लिटरेचर रिव्यू में आ नहीं सकता। तो उसके हिसाब से भी आप बाकी आंसर क्या कर सकते हो, निकाल लेते हो आप लोग कॉमन सेंस यूज करके। तो कुछ चीजें पता होती, कुछ चीजें नहीं पता होती, उसके बेसिस पे भी आंसर क्या कर लेते हो आप लोग, निकाल लेते। जरूरी नहीं कि पूरा पूरा आंसर आपको पता होना चाहिए, आप कॉमन सेंस का यूज करके निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? मुझे भी याद नहीं होता कि कौन कौन से हैं, बट कुछ कुछ चीजें याद रहती है हल्का सा, तो सब कॉन्शियस माइंड में रहती है, तो वो दिमाग में आ जाती है। ठीक है, ओके। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन टूल क्या है अगला बच्चों? कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन टूल, जैसे कम्युनिकेट करना, मतलब अपने पार्टिसिपेंट के साथ, अपने कलीग के साथ अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम है, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये सारी बातें। ठीक है, ईमेल करना है तो रिसर्च अपडेट, डाटा शेयर करना ईमेल है। क्लाउड कोलैबोरेशन है, जैसे गूगल डॉक्स, एमएस ऑफिस, ये सारी चीजें। समझ में आ गया? अब प्रेजेंटेशन टूल, अगर आपको डाटा को प्रेजेंट करना है, एक्सप्लेन करना उस चीज को किसी को, टीचर्स को या आपके पार्टिसिपेंट्स को, तो पावर पॉइंट का यूज कर सकते हो, गूगल स्लाइड्स का यूज कर सकते हो, इन्फोग्राफिक का यूज कर सकते हो। इन्फोग्राफिक मतलब कोई चीज को ग्राफिक के माध्यम से अगर आपको समझाना है, तो वहां पे कैनवा है, पिक्टो चार्ट है, ये डाटा है विजुअल प्रेजेंट करते हैं, डाटा को विजुअलाइज तरीके से क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफ के बनाते हुए। डैशबोर्ड, टेब्लियो, गूगल डाटा स्टूडियो, इंटरेक्टिव डाटा विजुअलाइज करते हैं, डैशबोर्ड इसी में आता है। ठीक है, ये सब टूल्स है उसके, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है तो बहुत सारे टूल्स, बट कुछ जो नामी टूल्स है वो आपके सामने क्या कर दिया गया है, जो एग्जाम में पूछे गए टूल्स आए हैं, जो एग्जाम में पूछ चुका है इसके बारे में, वाले टूल्स आपके सामने मैंने अवेलेबल कर रखा है। ठीक है, और सिमुलेशन और मॉडलिंग टूल्स में क्या क्या होता है, जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैट लैब, मतलब कि जैसे लैब होता है ना, सिमुलेशन मतलब क्या होता है, जैसे आप केमिस्ट्री के लैब में जाते हो, फिजिक्स के लैब में जाते हो, तो वहां पे एक लैब होता है कि नहीं होता है, वैसे ही आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लैब अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, मैट लैब, सिमुलिंक, एरिना, इकोनॉमिक पॉपुलेशन मॉडल के लिए एक्सेल, आर, पाइथन, ये सारी चीजें क्या है? अवेलेबल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो, देखो कौन सा किसके काम आता है, थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे डाटा कलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है गूगल फॉर्म और मेंटीमीटर। ठीक है, डाटा स्टोर करने के लिए ये तो बड़ा इजी, एक्सेल, गूगल ड्राइव, एमएस एक्सेस, ये तो पता ही है आप लोगों को, है ना। डाटा एनालिसिस करने के लिए एसपीएसएस, आर और टेब्लियो। लिटरेचर रिव्यू के लिए गूगल स्कॉलर और मेंडले, है ना, मेंडले हो गया। कम्युनिकेशन के लिए जूम, ईमेल, गूगल डॉक्स, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, एंड देन प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट, कैनवा और टेब्लियो, और सिमुलेशन मॉडलिंग के लिए मैटलैब, सिमुलेशन लिंक और पाइथन, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें होती। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है? नहीं है? ठीक, चलिए। तो आईसीटी वाला जो टॉपिक था हमारे टॉपिक में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यही सब बात है और कोई बात इसमें नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? का बात है। चलो आगे बात करें अब अपन लोग। अब हम लोग किस में आएंगे? रिसर्च, हाँ, रिसर्च कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वर्कशॉप। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, वेरी गुड। जैसे कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, जब ऐसे हम लोग मान लो सब एक जैसे लोग, जैसे बहुत सारे रिसर्चर, 30, 40, 50 रिसर्चर एक जगह पे बैठ जाए और अपने अपने नॉलेज को शेयर करें। क्या करें? अपने अपने नॉलेज को शेयर करें, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ठीक। सेमिनार का मतलब क्या होता है? सेमिनार में सर बहुत सारी हर कोई अपना अपना पक्ष रखता है, या फिर अपना प्रेजेंट करता है, ऐसा कि सेमिनार में बोलो सर कोई एक जन किसी टॉपिक के बारे में बताता है और बाकी लोग सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है। सेमिनार में क्या होता है? कोई स्पेसिफिक टॉपिक होता है और उस टॉपिक के बारे में क्या किया जाता है? डिस्कशन किया जाता है। और वर्कशॉप का मतलब क्या होता है?
सर वहाँ पे जो जितने भी लोग पार्टिसिपेंट आए थे खुद भी पार्टिसिपेट, हाँ, पार्टिसिपेट करके उस काम को करते हैं, करके सीखते हैं। क्या करते हैं? करके सीखते हैं। जैसे मैंने भी बताया ना मेंटीमीटर, तो अगर हम लोग वर्कशॉप में आएंगे वहां पर तो मेंटीमीटर आपको दिखाया जाएगा, करा जाएगा, फिर आपसे भी करवाया जाएगा उस काम को। ऐसा होता है वर्कशॉप। थोड़ा स्लो प्रोसेस है बट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो कॉन्फ्रेंस के बारे में बोल रहा है, रिसर्च कॉन्फ्रेंस। क्या पर्पस है भैया? रिसर्चर एक जगह पर कलेक्ट होते हैं और अपने रिसर्च फाइंडिंग्स को आपस में प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने जो जो रिसर्च फाइंडिंग किया है एक दूसरे को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जनरली 2 से 5 दिन तक चलता है। इसमें पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? एकेडमिशियन, रिसर्चर और स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट होते हैं। इनका मेन मकसद क्या होता है? अपने पेपर्स को, रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करना, की नोट लेक्चर बाय एक्सपर्ट्स, नेटवर्क विथ अदर रिसर्चर, ये सब इसके फीचर्स होते हैं। मतलब अपने अपने पेपर्स को प्रेजेंट करते हैं, लेक्चर को मतलब एक्सपर्ट के द्वारा लेक्चर दिया जाता है इससे रिलेटेड, एंड देन नेटवर्किंग विद अदर रिसर्चर, और भी दूसरे रिसर्चर के साथ आपका क्या बनता है? एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, सीखने को मिलता है आपको। क्लियर हुआ? अगला है सेमिनार। क्या है? सेमिनार देखो एक स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन और नॉलेज शेयरिंग की जाती है। आई बात समझ में? एक स्पेसिफिक नॉलेज की बात की जाती है। जैसे मान लीजिए रिसर्च में जब नया नया जब रिसर्च तो करते रहे होंगे, अब सडनली रिसर्च में इतने सारे जब आईसीटी बढ़े होंगे, टूल्स आए होंगे, तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्या रखा होगा? एक सेमिनार रखा होगा। और क्या किया होगा? सब रिसर्चर लोग को इसके बारे में क्या किया होगा? एक स्पेसिफिक टॉपिक है आईसीटी, एप्लीकेशन यूज इन आईसीटी यूज इन रिसर्च, तो एक टॉपिक रहा होगा, उससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया होगा? बातचीत किया होगा। जनरली 1 दिन का होता है, इसमें स्टूडेंट, टीचर और रिसर्चर होते हैं। इसमें एक्सपर्ट लेक्चर देता है, स्पीच देता है, क्वेश्चन और आंसर के सेशन होते हैं, लिमिटेड पार्टिसिपेंट होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं और आपस में क्वेश्चन आंसर करते हैं। मतलब मैंने कुछ चीज समझाया आप लोग को, फिर आप उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछोगे कि सर और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप उस काम से जुड़े हुए हो। आई बात समझ में? क्या है ये? क्या है ये? अपना सेमिनार है। क्या है ये? सेमिनार है। समझ में आ गया? एक्सपर्ट एक्सप्लेन करेगा और फिर बाकी लोग से क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अगला है वर्कशॉप। लगभग सेमिनार की तरह है, उस स्पेसिफिक टॉपिक को करके सीखेंगे। क्या करके सीखेंगे? करके। जैसे आप बोलोगे सर मुझे डाटा एनालिसिस करना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई आप इसके लिए एसपीएसएस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो फिर क्या बोलोगे? सर बताइए ना कैसे करेंगे, तो मैं करके बता दूंगा। फिर आपको और अच्छे सीखना है तो आप करके सीखेंगे। जैसे पहले घर में हमारे टीवी वाला रिमोट आता था ना, अभी तुम लोग शायद देखे नहीं होगे, जब पहली बार जब टीवी वाला रिमोट आता था तो जो टीवी लगाने वाला बंदा आता था, इंस्टॉल करने वाला, वो बाकायदा एक्सपर्ट होता था और हमको टीवी का रिमोट कैसे कैसे चलाना वो हमको सिखाता था। पहले वो करके दिखाता था, फिर बोलता चलो आप करके दिखाओ, कैसे चैनल बदलोगे, कैसे मेनू ऑन करोगे, ये सारी चीजें बताता था। ये वर्कशॉप है। बिल्कुल हाँ, स्मार्ट टीवी आई थी तो कुछ समझ नहीं आता, तो फिर वहां का बंदा आके सिखाता था। आजकल तो ऐसा हो गया कि उनको खुद नहीं पता होता कि क्या कैसे होगा, वो नहीं पता होता उन लोग को। हमको खुद आजकल यूट्यूब में सर्च कर करके अपन को चलाना पड़ता है। ये भी जब मेरे पास आया, जो बंदा लगाने वाला तो बोलता है भैया मैं कुछ नहीं पता इसके बारे में बोलता है ज्यादा कुछ, वो हम खुद अपना सर्च कर करके सीखने लगा। ऐसा होता है ना। फोन के बारे में भी जनरली कोई कुछ नहीं बताता आजकल, सब कुछ कितने होता है, कुछ भी होता है। आया बात समझ में कि नहीं आया आप लोगों को? आ गया? ठीक है। तो वर्कशॉप प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। हैंड ऑन ट्रेनिंग 1 से 3 दिन का होता है। स्टूडेंट, रिसर्चर, स्टूडेंट सब आते हैं, हैंड ऑन एक्टिविटीज खुद करके सीखते हैं। स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग होती है, स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे वर्कशॉप ऑन एसपीएसएस, एक्सेल और डाटा एनालिसिस करना डायरेक्ट सिखाया जाता है। कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है? पक्की बात है? चलिए, कोई परेशानी है तो बोलिए। कोई परेशानी नहीं है? ओके, ऑलराइट। चलिए अब आगे बात क्या है, किसकी करेंगे अपन लोग? रिसर्च एथिक्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रिसर्च एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स क्या सही क्या गलत। जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? अब मान लो कोई रिसर्च कर रहे हो और कोई दवाई बनाई आपने, बेहोशी की दवाई बनाई। क्या बनाई? बेहोशी की दवाई बनानी, कि भाई कोई इंसान जब ऑपरेशन करते बड़ा तकलीफ होता है तो बेहोश करने की दवाई है। तो भाई कॉमन सी बात है, किसी पे एक्सपेरिमेंट करोगे। तो मान लीजिए आपने किसी इंसान पे क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। अब उसको बताया नहीं कि तेरे ऊपर मैं क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। अच्छा बात है क्या ये? एथिक्स एथिकल है क्या ये? नहीं है। तो यही होता है एथिक्स। या तो उसको इन्फॉर्म करो, या कोई ऐसे किसी चीज पर आप एक्सपेरिमेंट करो जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो ये सब होता है क्या? रिसर्च एथिक्स में आता है। रिसर्च एथिक्स में ये भी चीज होता है कई बार प्लेजरिज्म। जैसे आप रिसर्च कर रहे हो लेकिन कई बार आप चीजों को चोरी करके क्या कर देते हो, जैसे थीसिस लिखने बैठे हो, चोरी कर लिए भैया, ये भी तो एथिकल क्या है? गलत है ना भाई। आपको पीएचडी करने बैठे हो किसी टॉपिक पे और आपको क्या हो रहा है, क्या लिखूं, तो किसी आपके गाइड ने या कोई बड़े प्रोफेसर ने अपना कोई थीसिस था उस टॉपिक पे लिखा होगा, वो तुमको लिख दे दिया और आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ये भी क्या एथिकल सही है? इसको बोलते हैं रिसर्च एथिक। क्योंकि अंदर से कोई भी काम में देखो एथिक्स आता है। क्योंकि अगर आपको कुछ पावर दिए जाते तो हो सकता है आप उस पावर का क्या कर दें? मिस यूज कर दें, जिससे अगर रिसर्च में अगर कोई चीज पावर गलत यूज करोगे,
अगर रिसर्च में एथिकल चीजों को फॉलो नहीं किया जाएगा तो कॉमन सी बात है उसका इंपैक्ट जो है फ्यूचर में, उसके काम में, वर्क में, उसका इंपैक्ट रॉन्ग ही अपन को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। रिसर्च एथिक्स होता है। तो क्या होता है देखो रिसर्च एथिक, रिसर्च एथिक का मतलब है रिसर्च में एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करना, ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल और फेयर। मतलब कोई भी जो काम कर रहे हो वो ऑनेस्ट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए आपको, और फेयर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उनको क्या होना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, डाटा आपके एक्यूरेट होने चाहिए, और प्लेजरिज्म ना हो। प्लेजरिज्म मतलब होता है डाटा चोरी। क्या होता है प्लेजरिज्म, मतलब चोरी। जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, किसी और का रिसर्च आप क्या कर रहे हो, फाइंडिंग्स को आप चोरी कर ले रहे हो, छाप दे रहे हो, तो उसको प्लेजरिज्म बोलते हैं। समझ में आ गया, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ रिसर्च एथिक्स का मतलब है रूल्स प्रिंसिपल को, कंडक्ट को रिसर्च को ऑनेस्टी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप क्या करते हो, पेश करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के भी एथिक्स होते हैं। डॉक्टर का अथॉरिटी, भाई डॉक्टर के हाथ में ऐसा है कि अगर किसी का जान चला जाए तो डॉक्टर को मतलब उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता डॉक्टर एथिकली, यानी कि उसको एथिकली ऐसा थोड़ी ना वो जान लेने की, मतलब जान लेने की, मतलब जान चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं मेरे हाथ में, तो ऐसा तो नहीं हो किसी की भी जान लेना चालू कर दे इनडायरेक्टली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एथिकली वो रॉन्ग है। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है, ओके। उसको ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। रिसर्च में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाए रखना, पार्टिसिपेंट्स के राइट और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, रिसर्च डाटा का वैलिड और रिलायबल होना चाहिए, और एकेडमिक कम्युनिटी में रिपुटेशन और मेंटेन होती है इससे। मतलब जो भी आपकी कम्युनिटी में अगर आप रिसर्च सही सही करोगे तो आपकी एक अच्छा रेपुटेशन बनेगा। समझ में आ गया, ओके। कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्या दिया है, देखो इसमें क्या लिखा है, पहला क्या लिखा पढ़ो जल्दी से, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। जब डाटा को सच और एक्यूरेटी के साथ रिपोर्ट करना, जैसे डाटा आपके सामने, जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो सही डाटा आपको बताना है, और एक्यूरेसी के साथ क्या करना है, उसको प्रेजेंट करना है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, सच्चाई। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, सच्चाई। रिसर्च में ट्रूथफुल और रिस्पॉन्सिबल रहना है आपको, सच्चाई पेश करना है, सच रहना। आपको अंदर में क्या होना चाहिए, सच। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी बोल दिया मैंने, पर्सनल बायसेस से हट के रहना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी, कई बार पार्टिसिपेंट नहीं चाहता कि उसकी बातों को दूसरों से क्या किया जाए, शेयर किया जाए, उसके बारे में पब्लिश किया जाए, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करके रखना है, आपको बना के रखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एंड देन होता है इन्फॉर्म कंसेंट। अब जैसे मान लो कभी पार्टिसिपेंट के ऊपर, अगर कोई पार्टिसिपेंट है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि भाई देखो देखिए ये नुकसान हो सकता है, ये देखो क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। सारी बातें उसको पता होनी चाहिए जिसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं इसको अंधेरे में रखना है। क्लियर हुआ, ठीक। एंड देन होता है प्लेजरिज्म अवॉइडेंस, कोशिश करें कि दूसरे के वर्क को कॉपी पेस्ट ना करें। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, मतलब जो आपका रिसर्च फाइंडिंग को पब्लिश करेगा वो रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन के साथ द्वारा ही क्या किया जाए, पब्लिश किया जाए। अब मान लो कोई पब्लिकेशन है वो फ्रॉड पब्लिकेशन है, उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लग चुके हैं कि वो मतलब बहुत प्लेजिज्म वाले टॉपिक्स को छापता है, दूसरे के कंटेंट को चुरा के क्या कर देता है, बुक छाप देता है, और कई बार पायरेटेड कॉपी बुक्स वगैरह मार्केट में क्या कर देता है, चला देता है। तो ऐसे पब्लिकेशन का गुडविल क्या रहता है, बड़ा खराब रहता है। और आप अगर वैसे पब्लिकेशन में क्या कर देते हो, छपवा देते हो, तो उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। तो ये रिसर्च का क्या है, एक तरह से ये एथिक्स की बारी आती है। किसकी बारी आती है, एथिक्स की। कोई परेशानी है तो बोलो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग रिसर्च के टॉपिक को यही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी जो सैंपल वाली चीजें हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू बच्चों।